हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वीडियो है। कंडीशनल मतलब प्रतिबंधी प्रायिकता। देखिए, हमने आपको बताया था कि ये जो वीडियो हमारे ये फार्मेलिटी के लिए नहीं है। अगर फार्मेलिटी के लिए होती तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 4 या 5 लेक्चर हो चुके हैं। केवल एक टॉपिक पर प्रतिबंधी प्रायिकता पर 4-5 लेक्चर हो चुके हैं। अगर ये वीडियो फार्मेलिटी के लिए होती तो एक ही टॉपिक में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समाप्त हो गई होती। तो आप अगर हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर के पढ़िए। आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। और देखिएगा प्रोबेबिलिटी के 10-15 लेक्चर बनेंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि ये जो वीडियो फार्मेलिटी के लिए नहीं बन रहा है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। तो अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आज से लास्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आज से लास्ट हो जाएगी। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, अगर वीडियो शॉर्ट रहेगा बचेगा समय तो सब स्पेशल टाइप, कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चन आज के वीडियो में बताए जाएंगे। और आप वीडियो पूरा अंत तक देख लीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं वाकई में हमने आप लोगों के लिए मेहनत किया, तब हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स करना। कमेंट्स करने से क्या होता है, हौसला बढ़ता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है। पहले पूरा देख लीजिएगा, आपको लगे कि नहीं बहुत अच्छा आपके लिए मेहनत की, बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया, तब आप जा करके सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ तक कि कंपटीशन की वीडियो भी मिलेंगे। देखिए, ज़्यादा बात न करते हुए आ जाते हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और होंगे, 2 और होंगे, बस कंडीशनल समाप्त हो जाएगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ, फिर इसके बाद स्पेशल टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन चलेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब समझते हो कि स्वतंत्र घटनाओं के। देखिए, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं PA मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A। शॉर्टकट में लिख दिया, घटना A की प्रोबेबिलिटी ये दी गई, घटना B की प्रोबेबिलिटी ये दी गई है। A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी ये दी गई है, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी ये दी गई है, और कहा गया A/B की प्रोबेबिलिटी और B/A की। तो इनका आंसर 2/3, 1/3। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यही अभी 3-4 लेक्चर में इसी टाइप के आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इसलिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। PA/B का फार्मूला क्या होगा? PA/B का फार्मूला होगा PA इंटरसेक्शन B/PB। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो से आप पढ़ के आए, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए, सेकंड वाला थोड़ा सा बता दें। सेकंड वाले में A की प्रोबेबिलिटी ये है, B की प्रोबेबिलिटी ये है, A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी है। फाइंड ये 1, 2, 3 वैल्यू बतानी। देखिए, 3 वैल्यू कैसे निकलेंगी। देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, आपने एक फार्मूला पढ़ा क्या होगा, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था। जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट था, पहला लेक्चर था, हमने उसमें सारी चीज़ें बताई। जिन्होंने देखिए, जो बच्चे डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक बार कहना चाहूँगा या आग्रह करूँगा कि आप पहला वाला लेक्चर जरूर जाके देख लीजिए। फर्स्ट वाला लेक्चर आप सर्च कर लीजिए, मैथ्स मीन्स विपिन सर मतलब फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसलिए कहते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपने देखिए, फर्स्ट लेक्चर में आपको एक हमने फार्मूला बताया था, PA यूनियन B इक्वल टू क्या था, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब आप कह सकते हो कि ये फार्मूला क्यों यूज किया गया। देखिए, ये फार्मूला इसलिए यूज किया गया, देखो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू बतानी फर्स्ट पार्ट में, PA की वैल्यू गिवन है, PB की वैल्यू गिवन है, PA यूनियन B की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू आ जाएगी, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू। तो सबसे पहले ऐड फर्स्ट हमने यही फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि इस फार्मूले से किसकी वैल्यू निकल आएगी, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकलेगी। किसकी वैल्यू निकलेगी, PA इंटरसेक्शन B की, PA इंटरसेक्शन B की। देखिए, तो PA यूनियन B की वैल्यू कितनी है, 7/11, 7/11। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि ऐड फर्स्ट सबसे पहले यही फार्मूला क्यों यूज किया, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि हमारे पास PA की वैल्यू गिवन है, PB की वैल्यू गिवन है, और PA यूनियन B की वैल्यू गिवन है। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करनी है, निकालनी है या पूछी गई, इसलिए इस फार्मूले को। देखिए, हर एक चीज़ का रीजन पता होना चाहिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब देखिए, तो PA की वैल्यू कितनी है, 6/11, PB की वैल्यू कितनी है, 5/11, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए, PA इंटरसेक्शन B माइनस का है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हमें PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आएगी, देखो 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11, PA इंटरसेक्शन B, इसको 11 एलसीएम कर लेंगे तो 4/11 आएगा, 4/। अब देखिए, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई, PA इंटरसेक्शन B की फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई। अब सेकंड पार्ट में देखो,
सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी, पी ए अपान बी। अगर आप डायरेक्ट यही लेक्चर कोई भी सर्च करके अगर डायरेक्ट यही लेक्चर देख रहा है तो इसके पहले जो 2-3-4 लेक्चर हो चुके हैं, इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। ये 5वां लेक्चर है, चारों लेक्चर को देखिएगा। अगर आपको ये बिल्कुल समझ में ना जाए तो आप बोल देना, कमेंट्स कर देना, वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। तो पी ए अपान बी का देखो फार्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। बस केवल आपको वैल्यू रखनी होगी। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/11 और पी बी की वैल्यू कितनी रख दोगे आप, पी बी की वैल्यू 5/11, आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए क्या बोला गया है, पी बी बाई ए। फर्स्ट वाला हमने छोड़ दिया, इस डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि इसके पहले वाले अगर लेक्चर आपने ना देखे हो तो इसके पहले जो 4 लेक्चर बने आप देख लीजिए, कंटिन्यू कॉन्जुगेटिव लगातार आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। ये बात पता चल जाएगी कि नहीं वाकई में हमने आपके लिए मेहनत की है। अब देखिए पी बी बाई ए का फार्मूला क्या बनेगा, पी बी इंटरसेक्शन ए बोला जाए चाहे ए इंटरसेक्शन बी बोला जाए। देखिए इंटरसेक्शन में क्या है, चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए बोलिए, चाहे ए इंटरसेक्शन बी बोलिए, चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए। और अपान में ए की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी देखो, जैसे ये पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 4/11 है और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/11 है, 6/11। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4/6, ये आ जाएगा 2/3। अब देखिए थर्ड नंबर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद थर्ड नंबर देखिए। देखिए थर्ड नंबर, फोर्थ, इसके बाद 2 क्वेश्चन और फिर कंडीशनल समाप्त हो जाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। इन दोनों क्वेश्चन के बाद में मतलब ये जो 7 क्वेश्चन, इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समाप्त हो जाएगी। फिर कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जितना भी देखिए एग्जाम में आता है सब क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए थर्ड नंबर में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया 2PA और PB इक्वल टू 5/13, ये गिवन है। 2PA और PB दोनों की वैल्यू सेम है, कितनी है 5/13। मीन्स देखिएगा, मतलब 2PA की वैल्यू कितनी बताओ 5/13। देखो 2PA की वैल्यू हो गई 5/13, 2PA की वैल्यू कितनी हो गई 5/13, तो PA की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 5/2 अपान में आ जाएगा 26। देखो इसका मतलब समझ रहे होगे ना, अच्छे क्वेश्चन है भैया सब। 2PA और PB दोनों की वैल्यू सेम है और वैल्यू है कितनी 5/13 है। 2PA और PB दोनों की वैल्यू सेम है और वैल्यू है कितनी 5/13। 2PA और PB दोनों की वैल्यू सेम है 5/13 है, मीन्स 2PA की वैल्यू कितनी है 5/13, तो PA की वैल्यू कितनी आएगी 2 अपान में आ जाएगा 5/26, 5/26। अब देखिए, और देखिए PB की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/13, PB की वैल्यू डायरेक्ट हो गई 5/13, PB की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो गई 5/13। और देखिए क्या गिवन है, देखो एक वैल्यू ये निकल के आ गई, क्योंकि 2PA इक्वल टू 5/13 है, 2PA इक्वल टू 5/13 है, 2PA इक्वल टू 5/13 है, 2 अपान में आ जाएगा तो 5/26 हो गया। PB की वैल्यू कितनी है 5/13, PB की वैल्यू 5/13 और PA अपान B की वैल्यू देखो, PA अपान B की वैल्यू कितनी है देखो 2/5 है, 2/5। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है PA यूनियन B, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट मतलब हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसको फाइंड आउट करना है। देखिए आपको PA की वैल्यू 5/26, PB की वैल्यू 5/13, PA/B की वैल्यू 2/5, PA यूनियन B की वैल्यू बतानी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए जरा, तो हम लोग सबसे पहले इसका फार्मूला यूज कर दे PA/B का। PA/B का फार्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B अपान PB। अगर मान लीजिए आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दे, देखिए ना भी करे तब भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए इस फार्मूले से PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी पूछी गई, देखो हमें वैल्यू पूछी गई PA यूनियन B की। और PA यूनियन B का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर से जाके आप चेक कर लो, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है ये फार्मूला होता है। देखिए ये फार्मूला होता है PA यूनियन B का। PA यूनियन B की वैल्यू क्वेश्चन मार्क मीन्स पूछी गई है।
पी ए यूनियन बी की वैल्यू पूछी गई, तो पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए तो पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/26, पी बी की वैल्यू 5/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये पता नहीं है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ये भी नॉट फाउंड है, ये भी नॉट फाउंड है। तो ये हमें फाउंड आउट करना है। तो इसके पहले देखो, तो ये फाइंड आउट कब कर सकते हैं, ये कब वैल्यू आएगी, जब ये वैल्यू ये तीनों वैल्यू पता होंगी। जब ये पी ए की वैल्यू पता होगी, गिवन है 5/26, पी बी की वैल्यू 5/13, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन नहीं है। और देखिए जब तक पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन नहीं होगी, जब तक पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन नहीं होगी, जब तक पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन नहीं होगी, तब तक आप पी ए यूनियन बी की वैल्यू नहीं बता सकते। तो यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करके, मेरी बात समझिएगा, इस फार्मूले का यूज करके हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी की, पी ए इंटरसेक्शन बी की। इस फार्मूले का यूज करके पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर रखेंगे, तभी आएगा। देखिए तो पी ए अपान बी, पी ए अपान बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2/5। देखो पी ए अपान बी की वैल्यू, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पता करनी है। पी बी की वैल्यू कितनी है 5/13, 5/13, गौर से देखिएगा 5/13। अब देखिए ये हो जाएगा 2/5 इक्वल टू 13, ऊपर चला जाएगा 13 पी ए यूनियन बी इक्वल टू अपान 5, सॉरी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 13 अपान में आ जाएगा, तो 2/13 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए आ जाएगा, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि आपको वैल्यू तो पी ए यूनियन की बी की बतानी है, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, पी ए यूनियन बी की, तो फिर आपने ये फार्मूला क्यों यूज किया है। देखिए हर चीज़ का बिल्कुल रीज़न पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब आप जा कर के मैथमेटिक्स में परिपक्व हो पाएंगे। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन हो जाए, आपके दिमाग में क्वेश्चन हो जाए, आप अपने मन से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम लोग ये फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि हमें वैल्यू तो किसकी बतानी, पी ए यूनियन बी की। तो पहले हम लोग पी ए यूनियन बी का ही फार्मूला लिख लें। तो पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें से पी ए की वैल्यू गिवन है, पी बी की वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू। तो अब हमारे दिमाग में आया, या अब आप समझ गए होंगे कि ये फार्मूला, अगर आपसे क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन करिए या कोई क्वेश्चन कर दे, तो आप समझ सकते हो कि ये फार्मूला इसलिए यूज किया गया कि इस फार्मूले से किसकी वैल्यू आएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी की। किसकी वैल्यू आएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी की, और पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू यहाँ पर यूज की जाएगी। कैसे आएगी, देखो पी ए अपान बी की वैल्यू 2/5, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अभी फाइंड आउट नहीं है, पता नहीं है, पी बी की वैल्यू 5/13, 13 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 13/5, 5 से 5 कैंसिल, 13 अपान में तो 2/13। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू अब यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर कैसे, देखो पी ए यूनियन बी, पी ए की वैल्यू कितनी यूज की जाएगी 5/26, पी बी की वैल्यू कितनी है 5/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/13। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सॉल्व तो कर ही लेंगे, इतना तो कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, लास्ट के दोनों 4th 5th बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। देखिए 5th नंबर, ये जो 5th नंबर, सॉरी 4th और 5th, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। देखिए 4th नंबर में आप देखिए, आपको पी ए की वैल्यू गिवन है 2/5, पी बी की वैल्यू गिवन है 1/3, पी सी की वैल्यू गिवन है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/5 ये, और पी बी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू
पी बी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/4। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं, दोनों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से। देखिए तो पहले पार्ट में बताना है पी सी बाई बी की वैल्यू, पी सी बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका फार्मूला देखिए, फार्मूला आपको रटना नहीं है, जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा। इसीलिए हम कहते हैं आपने अगर प्रीवियस वीडियो ना देखे हो, इसके पहले वाले लेक्चर ना देखे हो, तो सबसे पहले आप इसके पहले वाले लेक्चर देखिए। पहले सी और बी का इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन बी या कह सकते हो बी इंटरसेक्शन सी अपान पी बी अपान बी की प्रोबेबिलिटी। देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपान बी की प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सी वाइल बी हैज ऑलरेडी आकर्ड, जबकि बी पहले से आकर्ड मतलब घटित हो चुकी है। सी के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी पहले से घटित हो चुकी। देखो तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी कितनी, बी इंटरसेक्शन सी की 1/4 और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। अब ये 3 कितना हो जाएगा 3/4। सेकेंड पार्ट देखिए, ये जो पूछा गया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऐसे पार्ट जरूर देखिए। ए बार इंटरसेक्शन सी बार, इंटरसेक्शन सी बार, इसमें डिमार्गन लॉ यूज होगा, डिमार्गन लॉ। आप पहला वाला लेक्चर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिन्होंने पहला वाला लेक्चर ना देखा वो पहला वाला लेक्चर जाके देख लीजिए, डिमार्गन लॉ उसमें हमने बताया था। क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो मेरे वीडियो आप देख रहे हो, अगर आप कंटिन्यू देखोगे तब आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं वाकई ये जो वीडियो है ये फॉर्मेलिटी बेस्ड नहीं है, ये कुछ सिखाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए आपको डिमार्गन लॉ बताया गया था, डिमार्गन्स लॉ, आप जा करके डिमार्गन का नियम, डिमार्गन का नियम हिंदी में पहला वाला वीडियो देख लो, तो उसमें हमने आपको बताया था डिमार्गन में ये दो नियम बताए थे, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार को हमने कहा था ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा और होल बार लग जाएगा, ऐसे होल बार लग जाएगा, होल बार। आप देख लीजिए जा करके पहला वाला वीडियो उसमें बताया था कि जैसे ये अलग अलग बार लगा, ए में अलग बार है, बी में अलग बार है, तो ये जो इंटरसेक्शन है यूनियन में बदल जाएगा। अब ये देखिए बार बार समझाने से अच्छा है कि आप जा करके फर्स्ट वाला लेक्चर आप देख लीजिए प्रोबेबिलिटी का, उसमें हमने सारे फार्मूले बताए, कोशिश की सारे फार्मूले बताए, क्योंकि हमने बताया था कि कोई परिपक्व नहीं होता, 100% परिपक्व नहीं हो सकता है, कुछ मिस हो गया हो लेकिन यहाँ डिमार्गन लॉ तो उसमें बताया है। डिमार्गन का दूसरा लॉ ऐसे बताया था जैसे ए बार यूनियन बी बार है, ए बार यूनियन बी बार, यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन था तो होल बार करने पर यूनियन बन गया, और यहाँ पर यूनियन है तो अगर होल बार कर दें ऐसे होल बार तो यूनियन क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन। ये दो लॉ आपको डिमार्गन के बताए थे, तो वही चीज़ इसमें इस्तेमाल करेंगे इसमें। अच्छा एक चीज़ और बताई थी, जैसे कोई इवेंट्स है ए, उसके हैपनिंग और उसके नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का समवन होता है, तो आप तो 9th क्लास से पढ़ रहे हो, 9th क्लास की प्रोबेबिलिटी से पढ़ रहे हो। ये दो डिमार्गन लॉ बताए थे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट वाला लेक्चर देख लीजिए, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट उसमें बताए गए, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि जैसे हमने आपको बताया था कि ए में अलग बार और बी में अलग बार है, ए बार और बी बार, अगर ये होल बार कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये इंटरसेक्शन यूनियन में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए में अलग बार है, बी में अलग बार है, अगर होल बार कर दिया जाए तो ये यूनियन किस में हो जाएगा इंटरसेक्शन में। देखिए चाहे ऐसे देखो, अगर ये होल बार लगा है, ऐसे उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर ए यूनियन बी में होल बार लगा है, अलग अलग बार कर दें, ए में अलग बार कर दिया जाए, बी में अलग बार कर दिया जाए, तो यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए चाहे ऐसे देखो, जैसे पूरे में बार लगा है, ए में अलग बार कर दें, बी में अलग बार कर दें, तो ये जो यूनियन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। ये जो यूनियन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए होल बार लगा है, होल बार का मतलब पूरे में बार लगा है होल बार का मतलब क्या हुआ पूरे में बार लगा है, होल बार का मतलब क्या हुआ पूरे में बार लगा हुआ है। तो अगर ए में अलग बार कर दें और बी में अलग बार कर दें, तो ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो इंटरसेक्शन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में, इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप पहला वाला लेक्चर मेरा जरूर देख लीजिए जा करके, और समय हो तो मैं कहूँगा तो आप पूरे लेक्चर देखिए। अब देखिए, अब इसको देखिए, ए बार इंटरसेक्शन सी बार, अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, ये वाला। कैसे,
यहाँ पर देखिए ए में अलग बार है और सी में अलग बार है। ए में अलग बार है, गौर से देखिएगा तब समझ में आएगा। ए में अलग बार है और सी में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आए, क्योंकि मैंने कहा है फॉर्मेलिटी के लिए ना मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए, आगे फ्यूचर में कुछ बनने के लिए पढ़िए। अब देखिए देखिए, तो इसमें से ए में अलग बार है, सी में अलग बार है, तो आप एक काम करिए, ए और सी में होल बार कर दो। ऐसे ए और सी में होल बार कर दो तो ये जो इंटरसेक्शन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिमार्गन लॉ से, लिखना पड़ेगा डिमार्गन्स लॉ। डिमार्गन्स लॉ हिंदी में लिखेंगे डिमार्गन के नियम से, डिमार्गन्स लॉ, डिमार्गन के नियम से। देखो ए में अलग बार है, सी में अलग बार है, ए में अलग बार और सी में अलग बार, तो होल बार ए और सी में अलग, होल बार कर दिया पूरे में एक बार, तो ये जो इंटरसेक्शन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन सी। अब कहते ये कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हुआ बताओ, ये हुई ए यूनियन सी के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी। ये देखिए ये लिखा है हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। हिंदी में बोले तो घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का सम कितना होता है, योगफल कितना होता है, 1 होता है। जैसे मान लो हम यहाँ पर ऐसे देखिए, सपोज कर लो थोड़ा सा, जैसे ये लिखा है पी ए प्लस पी ए बार, कितना लिखा है 1। तो अगर हम लोग यहाँ से कह दें पी ए बार की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1 माइनस पी ए। ये क्या है बताओ, ए के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, ए के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, सम कितना हुआ 1। हिंदी में बोला जाए तो ए के घटित होने की प्रायिकता और ए के ना घटित होने की प्रायिकता। अच्छा इसी तरीके से, अगर इसी तरीके से ऐसे लिख दे पी ए यूनियन सी, इसी तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और पी ए यूनियन सी का बार, तब भी कितना होगा 1 होगा। ये क्या है, ए के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, ए के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, तो ये पी ए इधर चला जाएगा, तो नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस घटित होने की प्रायिकता। तो जैसे ए के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, ए के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हुआ 1। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ए यूनियन सी के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी और ए यूनियन सी के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का भी सम कितना होगा 1। मतलब ए यूनियन सी के घटित होने की प्रायिकता और ए यूनियन सी के ना घटित होने प्रायिकता का योगफल कितना होगा 1 ही होगा। क्योंकि किसी भी घटना के लिए, किसी हिंदी में बता रहे, किसी भी घटना के लिए घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। किसी भी घटना के लिए घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। मतलब किसी भी इवेंट्स के लिए हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। मतलब किसी भी इवेंट्स के लिए आकरिंग की प्रोबेबिलिटी और नॉट आकरिंग की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो ए यूनियन सी के आकरिंग की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन सी के नॉट आकरिंग की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पी ए यूनियन सी का बार इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन सी, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई। पहले देखिए, पहले ये है ए बार इंटरसेक्शन सी बार, ए में अलग बार है, सी में अलग बार, तो होल बार कर देंगे तो इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में। अब ये बताओ क्या, अगर आपसे कोई कह दे ये है क्या, तो आप बताओगे ए यूनियन सी के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है, ए यूनियन सी के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए यूनियन सी के ना घटित होने की प्रायिकता है। ए यूनियन सी के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है, मीन्स ए यूनियन सी के ना घटित होने की प्रायिकता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ए यूनियन सी के ना घटित होने की प्रायिकता मतलब 1 माइनस ए यूनियन सी के घटित होने की प्रायिकता। जैसे यहाँ पर ए के ना घटित होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस ए के घटित होने की प्रायिकता। ए के नॉट आकरिंग की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट आकरिंग ऑफ ए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आकरिंग ऑफ ए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए यूनियन सी, वी कैन से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए यूनियन सी। मतलब ए यूनियन सी के ना घटित होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस ए यूनियन सी के घटित होने की प्रायिकता। ए यूनियन सी के नॉट आकरिंग की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस ए यूनियन सी के आकरिंग की प्रोबेबिलिटी, यही चीज। अब देखिए, अब गौर से देखिएगा, अब इसका फार्मूला बना दो। अभी ए यूनियन बी का फार्मूला लिखा था आपने, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का क्या लिखा था, जैसे ये लिखा था ए यूनियन बी का फार्मूला,
क्या था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये था। तो इसका क्या बन जाएगा बताओ, इसका बन जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। अब आप सारी वैल्यू रख दो। देखो पी ए की वैल्यू कितनी रखोगे, 2/5, पी बी की वैल्यू कितनी रखोगे, 1/3, और ए यूनियन सी की वैल्यू कितनी रखोगे, पी ए यूनियन सी की वैल्यू 1/5, और ये 1 माइनस, अब कैलकुलेशन हो जाएगा। क्यों, देखिए आप वैल्यू रख दो, पी ए की वैल्यू कितनी रखोगे, 2/5, पी बी की वैल्यू कितनी रखोगे, 1/3, और ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/5। अब कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। देखिए मेन चीज़ थी, इसको यहाँ से पहले होल बार कर दिया, पूरे में बार कर दिया, तो इंटरसेक्शन किस में बदल गया, यूनियन में। ये क्या है, ए यूनियन सी के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, मीन्स ए यूनियन सी के ना घटित होने की प्रायिकता। तो इसको कह सकते हैं 1 माइनस ए यूनियन सी के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस ए यूनियन सी के घटित होने की प्रायिकता, 1 माइनस ए यूनियन सी के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि देखो घटित होना और ना घटित होना दोनों की प्रोबेबिलिटी का योगफल 1 होता है। तो यही चीज़ हमने बताया, तो इसको कह सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन सी, बार हट जाएगा। जब 1 माइनस पी ए कर दिया, पी ए बार क्या होता है, 1 माइनस पी ए, जब पी ए यूनियन सी बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए यूनियन सी, और पी ए यूनियन सी का फार्मूला ऐसे यूज कर दिया गया, सारी वैल्यू रख दी गई। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको 5th वाला बताते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए जो 5th नंबर है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है 5th नंबर। पी ए की वैल्यू कितनी है इसमें, 1/2, पी बी की वैल्यू 1/3, ये सारी वैल्यू हैं। इसमें से ये दोनों पार्ट आप लगा लेंगे, ये दोनों पार्ट हम आपको डायरेक्ट ये बता रहे हैं। देखिए ये वैल्यू गिवन है, पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू 1/3, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/4। ये दोनों पार्ट आप लगा लेंगे, ये बता रहे हैं। देखिए पी ए बार अपान बी। अच्छा बताओ इसका फार्मूला कैसे बनेगा, जैसे हम लोग पी ए अपान बी का फार्मूला कैसे बनाते हैं, पी ए अपान बी का फार्मूला हम लोग कैसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, कैसे यूज करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए पी ए अपान बी का फार्मूला, पी ए अपान बी का फार्मूला हम लोग कैसे यूज करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी और अपान में पी बी, अपान में पी बी, ऐसे तो यूज करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखो जैसे पी ए अपान बी का फार्मूला बनता है, पी ए अपान बी का फार्मूला कैसे बनता है, ए और बी का इंटरसेक्शन अपान बी की प्रोबेबिलिटी, ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपान बी की प्रोबेबिलिटी। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखिए इसका फार्मूला ये बनेगा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों का, देखो इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपान बी की प्रोबेबिलिटी, अपान बी की प्रोबेबिलिटी, अपान बी की प्रोबेबिलिटी। जैसे ए और बी, पी ए अपान बी होता है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने बताया। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बताएंगे, इसके बाद एक टॉपिक समाप्त होगा। आपको तो एक टॉपिक में 4-5 लेक्चर क्यों बन गए, क्योंकि हमने आपको फिर हर बार बोला है और फिर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि नहीं 2 क्वेश्चन बता दिए बस छोड़ दिए, आपको सब कुछ आना चाहिए, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर मिलते हैं। और कोशिश करिए पूरा पढ़िए, फ्यूचर में अगर कुछ बनना है, फॉर्मेलिटी ही चाहिए तो फिर आपकी इच्छा। देखिए तो जैसे पी ए अपान बी में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपान बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपान बी की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ए बार इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपान बी की। अब इसका फार्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसीलिए हम कहते हैं इसका फार्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको हमने बहुत एक्सप्लेन करके बताया था, इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो, प्रोबेबिलिटी के स्टार्टिंग का लेक्चर ना देखा हो, प्लीज़ ज़रूर जा करके पहला लेक्चर देख लीजिए। इसको हमने, देखिए जब आप पहला लेक्चर आप खोलोगे तो इसको हमने एक्सप्लेन करके बताया था कि इसको बोलते क्या है। इसको एक्सप्लेन पर कैसे बोलेंगे, बी की हैपनिंग बट ए की नॉट हैपनिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी बट नॉट ए। इसको क्या बोलेंगे, बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि ए नहीं घटित होती है।
जबकि ए नहीं घटित होती है। बी के घटित होने की प्रायिकता, बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि ए नहीं घटित होती है। बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि ए घटित नहीं होती है, जबकि ए घटित नहीं होती है। तो इसको हमने पहले लेक्चर में इसका फार्मूला बताया था, उसमें एक्सप्लेन किया था, इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं। हो सकता है डायरेक्टली आप यही वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो, तो आप फर्स्ट लेक्चर जा करके देखिए पहले। तो इसका फार्मूला बताया था पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और देखिए एक्सप्लेन करके बताया था, समझा के बताया था। तो देखिए बी की वैल्यू कितनी है, पी बी की वैल्यू 1/3, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/4 है, अपान पी बी की वैल्यू 1/3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/12 आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 1/12 आएगा। ये फार्मूला कहाँ से आया, फर्स्ट वाला लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिए भाई, हम आपसे बार बार कह रहे हैं जो लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये इसके फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने क्या था, हमने कोशिश की थी कि पहले वाले लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी, फिर भी अगर कुछ मिस हुए होंगे तो जब आगे यूज होंगे तो बताए जाएंगे। अब देखिए, इसलिए ये फार्मूला कहाँ से आया आप जा करके पहले देखिएगा, और 1/3 ये कैंसिल कर देंगे, 3 4 जा तो आएगा 1/4। ये लास्ट वाला पार्ट देखिए, ए बार अपान बी बार, ये तो वैसे है जैसे अभी लग रहा था, जैसे अभी बता रहे थे डिमार्गन लॉ से। डिमार्गन लॉ से देखो, जैसे ए अपान बी है, ए अपान बी है तो क्या होता है, अगर ए अपान बी है तो ए और बी का इंटरसेक्शन होगा, अपान बी की प्रोबेबिलिटी होगी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपान बी की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा बताओ, इसमें क्या होगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपान बी बार। गौर से देखिएगा, देखो जैसे ए अपान बी का फार्मूला, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे। देखिए अगर आपको आगे नॉलेज बढ़ाना है तो आप पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ देखिए। हमने क्या बताया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। तो देखिए, तो पी ए अपान बी का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपान बी बार की प्रोबेबिलिटी। अब देखिएगा ज़रा गौर से, अब इसमें डिमार्गन लग जाएगा। इसमें डिमार्गन क्या होता है, आप अगर डिमार्गन्स पढ़ना चाहते हैं, डिमार्गन्स लॉ, तो क्या होगा बताओ, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, बताया था ना। देखिए इसमें क्या होगा, अलग अलग बार है, अलग अलग बार है तो होल बार कर दो, ऐसे होल बार कर दो, होल बार, अलग अलग बार को होल बार कर दो। ए में अलग बार है और बी में अलग बार है तो होल बार कर दो। होल बार का मतलब पूरे में इकट्ठा बार लगा दो, पूरे में इकट्ठा बार लगा दिया जाए। ए में अलग बार है और बी में अलग बार है तो पूरे में होल बार कर दो, पूरे में होल बार कर दो। तो ये जो इंटरसेक्शन है किस में बदल जाएगा, यूनियन में बदल जाएगा। इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में। देखिए तो वही चीज़, तो इसको क्या लिखोगे, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार को इसको ये लिखोगे पी ए यूनियन बी का होल बार अपान बी बार, अपान कितना हो जाएगा, बी बार। अब देखिए इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये क्या है बताओ, ये है ए यूनियन बी के ना घटित होने की प्रायिकता, तो इसको कह सकते हो 1 माइनस ए यूनियन बी के घटित होने की प्रायिकता। मतलब क्या, ये है ए यूनियन बी के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी के नॉट आकरिंग की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको कह सकते हो 1 माइनस ए यूनियन बी के आकरिंग की प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, बी के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, बी के ना घटित होने की प्रायिकता, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस बी के घटित। जैसे अगर आपसे ऐसे कह दें पी बी और प्लस पी बी बार, तो आप क्या लिखोगे, 1 ही तो लिखोगे। पी बी प्लस पी बी बार कितना लिखोगे, 1, तो पी बी बार की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी। अगर आपसे ऐसे कह दिया जाए पी ए यूनियन बी और प्लस पी ए यूनियन बी का बार, तब भी आप कितना लिखोगे, 1 ही तो लिखोगे। अगर आपसे कह दिया जाए पी बी प्लस पी बी बार, तो 1, क्योंकि हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम 1, मतलब घटित होना और ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1, तो पी बी बार क्या बन जाएगा बताओ, 1 माइनस पी बी। ये पी बी बार क्या बन जाएगा, 1 माइनस पी बी। अगर कह दे ए यूनियन बी के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी और ए यूनियन बी के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी और ए यूनियन बी के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा बताइए, 1 होगा। ए यूनियन बी के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए यूनियन बी के घटित होने की प्रायिकता
और A यूनियन B के ना घटित होने की प्रायिकता का योगफल कितना होगा, 1 ही तो होगा। तो बताइए, तो A यूनियन B का बार निकाला जाए, अगर A यूनियन B के बार की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस P A यूनियन B। अब देखिएगा 1 माइनस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका फार्मूला यूज कर दीजिए, सब फर्स्ट लेक्चर में बताएं। पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपान 1 माइनस पी बी। अब आप सारी वैल्यू रख दो, कैलकुलेशन कर लो। कैसे, देखो पी ए की वैल्यू कितनी रखोगे, 1/2, पी बी की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 1/3, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये है 1/4, 1/4, 1 माइनस पी बी की वैल्यू 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लीजिए जिन्होंने ना देखा हो। अभी 2 क्वेश्चन और हैं और 2 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, उनको बता रहे, फिर इसके बाद कंडीशनल समाप्त। देखिए ये 2 क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको बहुत ढंग से समझना। फिर वही प्रॉब्लम आएगी, हिंदी मीडियम वाले समझेंगे तो इंग्लिश में लिखा है। मैंने हर वीडियो में यही बोला है कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंटर के बाद में आपको मैथमेटिक्स इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी। तो अभी से आप आदत डाल लेंगे। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ते रहे, इंग्लिश में भी पढ़ते रहे स्कूल में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ते रहे हम लोग, इसलिए दिक्कत नहीं होती। तो आप लोग भी इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालिए। और ये ऐसे क्वेश्चन, अगर इनको आप वीडियो पूरा देख लेना अंत तक, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसमें हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं लोग, जीवन भर कन्फ्यूज रहते हैं। मर के चले जाएंगे तब भी कन्फ्यूज रहेंगे, यमराज के पास पहुँच जाएंगे तब भी कन्फ्यूज रहेंगे कि यार ये क्वेश्चन ऐसे क्यों लगा था। ये एनसीईआरटी का जो 7th नंबर लिखा है एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आपको देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क आपको बता देंगे। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और क्वेश्चन लगाने का तरीका बदल जाएगा। क्वेश्चन लगाने, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसी के साथ में यहाँ 7 के साथ में आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का द इंड समापन हो जाएगा बिल्कुल से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ से द इंड हो जाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द इंड हो जाएगी। इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स की ओर चलेंगे, इंडिपेंडेंस इवेंट्स की ओर चलेंगे। देखिए पहला वाला पढ़ के बताते हैं। देखिए आपको 6 नंबर हम 2 मेथड से बचाएंगे। फर्स्ट मेथड 2 तरीके से बताएंगे, 2 तरीके से समझाएंगे 6 नंबर, लेकिन 7th नंबर 2 तरीके से नहीं लगेगा। देखिए 6 नंबर और 7th नंबर में अंतर मालूम है क्या, डिफरेंस क्या बताएं? केवल इसमें इतना बोला गया है, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स आर, या ये इतना, ये इतना, और इसमें इतना नहीं बोला गया। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली को हिंदी में बोलते हैं समसंभावी। हिंदी में क्या बोलते हैं, समसंभावी। इस वर्ड की वजह से, इस वर्ड की वजह से ये 2 तरीके से लग जाएगा। इक्वली लाइकली की वजह से ये क्वेश्चन 2 तरीके से लग जाएगा, जबकि यही लगभग सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इक्वल ये वर्ड नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा, तो एक तरीके से लगेगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जब बच्चों को बताया जाता है बच्चे हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं। और मैंने आपको बार बार बोला है कि मेरे वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, मैं बिल्कुल कसम खा के पढ़ा रहा हूँ कि मैं सिखा करके ही दम लूँगा, सिखा करके ही सबको दम लूँगा। इसलिए देखिए तो ये इक्वली लाइकली की वजह से ये क्वेश्चन 2 तरीके से, देखिए क्वेश्चन सेम है। एक कॉइन इज टास्ड, एक सिक्का फेंका जाता है। इफ द कॉइन शोज हेड, यदि सिक्के में हेड आता है, हिंदी में बता रहे हैं, यदि सिक्के में हेड आता है, इट इज टास्ड अगेन, तो सिक्के को दोबारा फेंका जाता है। मतलब पहले एक सिक्का फेंका जाता है, अगर सिक्के में हेड आता है तो सिक्के को फिर फेंका जाता है। इफ़ इट शोज हेड, अगर सिक्के में हेड आता है तो इट इज टास्ड अगेन, तो दोबारा फेंका जाता है। बट इफ इट इज शोज ए टेल, लेकिन अगर टेल आता है देन डाइज टास्ड, तब पासा फेंका जाता है। मतलब समझ गए, मतलब पहले एक सिक्का फेंका जाता है, अगर सिक्के में हेड आता है तो सिक्के को फिर से फेंका जाता है, और अगर सिक्के में टेल आता है तो पासे को फेंका जाता है। लिखा नहीं, इफ इट इज शोज ए टेल, अगर टेल आता है देन डाइज टास्ड, तब पासा फेंका जाता है। अब कहा गया इफ 8 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, 8 आउटकम्स, 8 परिणाम आएंगे। 8 परिणाम कौन से आएंगे भी बताएंगे, और वो कैसे होंगे, इक्वली लाइकली, मतलब समसंभावी है। अगर 8 परिणाम जो प्राप्त होंगे वो समसंभावी हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि पांसे में ग्रेटर देन 4, पांसे में 4 से बड़ी नंबर आती है, पांसे में 4 से बड़ी नंबर आती है। इफ इट इज नोन दैट, जबकि ये पता है, जो नोन दैट है आप समझ रहे होगे। देखिए इट इज नोन दैट द फर्स्ट थ्रो ऑफ कॉइन रिजल्ट इन ए टेल, जबकि ये गिवन है, नोन है क्या, कि फर्स्ट थ्रो ऑफ कॉइन, कि पहली बार सिक्के को फेंकने पर क्या आता है, टेल आता है।
फर्स्ट थ्रो ऑफ कॉइन रिजल्ट इन टेल। फर्स्ट थ्रो ऑफ कॉइन रिजल्ट इन टेल। देखो फर्स्ट थ्रो ऑफ कॉइन इन रिजल्ट इन टेल, फर्स्ट थ्रो ऑफ कॉइन रिजल्ट इन टेल मतलब फर्स्ट थ्रो ऑफ कॉइन रिजल्ट इन टेल मतलब पहली बार में टेल होना चाहिए। अब देखिए इसको पढ़िए, लगभग मैच करता हुआ होगा। ए कॉइन इज टास्ड, ए कॉइन इफ द कॉइन शोज हेड, इफ द कॉइन शोज हेड, हेड टास इट अगेन, तो इसको दोबारा फेंका जाता है, वही टास्ड अगेन दोबारा फेंक। अगर सिक्के में हेड आता है तो दोबारा फेंका जाता है। बट इफ इट इज शोज टेल, यदि टेल आता है देन थ्रो ए डाई, तब वही डाई को मतलब बिल्कुल सेम है वही चीज़ है। मतलब क्या, एक कॉइन इज टास्ड, एक सिक्का फेंका जाता है। इफ द कॉइन शोज हेड, यदि सिक्के में हेड आता है टास इट अगेन तो दोबारा फेंका जाता है। इसमें भी था, अगर सिक्के में हेड आता है इट इज टास्ड अगेन तो दोबारा फेंका जाता है। बट इफ इट इज शोज टेल, यदि टेल आता है तो देन थ्रो ए डाई, तब एक पासा फेंका जाता है। इसमें भी यही था, अगर टेल आता है तो डाई इज टास्ड, तब पासा फेंका जाता है। फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, इसमें भी था प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी संख्या, पासे में 4 से बड़ी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल, इसमें ये चीज़ बदल गई, गिवन दैट वाली बदल गई, एट लीस्ट वन टेल। गिवन दैट है कि एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होगा। कम से कम एक टेल का मतलब क्या हुआ, एक टेल होगा या तो एक से ज़्यादा टेल होगा, एक टेल होगा या तो एक से ज़्यादा टेल होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में इक्वली लाइकली लिखा, इसमें इक्वली लाइकली नहीं। ये जो 7th नंबर है एनसीईआरटी बुक का है और आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम आपको देखिए 6 नंबर जो है वो 2 तरीके से लग जाएगा 6 नंबर में इक्वली लाइकली लिखा है इसलिए 2 तरीके से लग जाएगा, लेकिन 7 नंबर भैया एक ही तरीके से लगे क्योंकि इसमें इक्वली लाइकली मतलब समसंभावी संभावना समान है, समसंभावी संभावना समान है, समसंभावी संभावना समान है, तो वो 2 तरीके से लग जाएगा। लेकिन इसमें संभावना समान नहीं तो ये 2 तरीके से नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये दूसरे तरीके से लगे। तो पहले हम फर्स्ट वाले को बताते हैं। पहले देखो 2 मेथड से कहा गया, एक इसका पहले सैंपल स्पेस निकालो। सैंपल स्पेस मतलब समझते होगे ना, टोटल रिजल्ट। कैसे देखो, एक कॉइन इज टास्ड, एक सिक्का फेंका गया। अब देखो सुनिए यहाँ पहले, इफ द कॉइन शोज हेड, अगर सिक्के में हेड आएगा या तो टेल आएगा, आप समझना, यहाँ से समझना फिर यहाँ लिखेंगे। 8 रिजल्ट आएंगे, पहले से लिखा 8 आउटकम्स, इसमें भी 8 है आएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये इसमें इक्वली लाइकली लिखा है तो 2 तरीके से लगा के दिखाएंगे। इसमें इक्वली लाइकली नहीं लिखा है तो एक ही तरीके से लगेगा, देखिएगा। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, हमने बताया ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आप समझते हो कितने महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए देखिए। तो कहा गया एक कॉइन इज टास्ड, अगर एक सिक्का फेंका जाए तो उसमें 2 कंडीशन होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर एक सिक्का फेंका जाए तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब कहा गया है अगर इफ द कॉइन शोज हेड इट इज टास्ड अगेन, अगर हेड आया है तो फिर कॉइन फेंका जाएगा, फिर कॉइन टास्ड हुआ। अगर एच आ गया, हेड आ गया, इफ द कॉइन शोज हेड इट इज टास्ड अगेन, अगर हेड आता है तो सिक्का फिर से फेंका जाता है। बट इफ इट इज शोज टेल, अगर टेल आता है, अगर टेल आता है देन डाई इज टास्ड, तब पासा फेंका गया। तब क्या हो जाएगा बताओ, डाई इज टास्ड मतलब पासा फेंका जाएगा। तो बताओ कितनी सिचुएशन बनेगी। अब बताओ यहाँ पर, अगर हेड आएगा तो सिक्का दोबारा फेंकेंगे, अगर टेल आएगा तो पासा फेंकेंगे, डाई इज टास्ड। अगर हेड आएगा, पहले एक कॉइन फेंकेंगे, एक सिक्का उछालेंगे। अगर सिक्के में हेड आएगा तो कॉइन दोबारा फेंकेंगे, अगर सिक्के में टेल आएगा तो पासे को फेंकेंगे। देखिएगा तो टोटल रिजल्ट कितने बनेंगे, टोटल रिजल्ट देखिएगा। टोटल रिजल्ट अगर मान लो सपोज कर लो हेड आ गया, अगर हेड आ गया, अब देखिए अगर हेड आएगा तो सिक्के को फिर फेंकेंगे, तो फिर सिक्के में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो मान लो हेड आ गया तो सिक्के को फिर फेंकेंगे। हेड आने पर देखिएगा, हेड आने पर सिक्के को फिर फेंकेंगे तो फिर हेड आ सकता है। हेड आने पर सिक्के को फेंकेंगे तो फिर हेड आ सकता है। अब देखिए हेड आने पर सिक्के को फेंकेंगे तो टेल आ सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए अगर हेड आया, समझिएगा ये फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन थे सैंपल स्पेस के, प्रतिदर्श समष्टि के, टोटल कंडीशन। अगर हेड आया तो सिक्के को फेंकेंगे, तो हेड आने पर सिक्के को फेंकेंगे तो फिर हेड आ सकता है। हेड आने पर सिक्के को फेंकेंगे तो टेल आ सकता है, आ सकता है। हेड आने पर सिक्के को फेंकेंगे तो हेड आ सकता है, हेड आने पर सिक्के को फेंकेंगे तो टेल आ सकता है। अब देखिए टेल आने पर पासा फेंकेंगे तो पासे में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऐसा कब होगा टेल आने पर।
तो अगर मान लो टेल आया तो पासा फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, टेल आने पर पासे को फेंकेंगे तो 2 आ सकता है, टेल आने पर पासे को टास करेंगे, डाई को टास करेंगे 3 आ सकता है, टेल आने पर पासे को फेंकेंगे 4 आ सकता है, टेल आने पर पासे को फेंकेंगे तो 5 आ सकता है, टेल आने पर पासे को फेंकेंगे तो 6 आ सकता है। ये देखिए 8 रिजल्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यही बोला गया 8 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, मतलब 8 परिणाम समसंभावी हैं। ये समसंभावी हैं, इसमें इक्वली लाइकली लिखा है इसलिए 2 तरीके से लगेगा, और इसमें इक्वली लाइकली नहीं लिखा है तो 1 तरीके से लगेगा। अब देखिएगा कैसे 2 तरीके से लगेगा, थोड़ा सा देखिएगा। पहला तरीका देखिए, फिर दूसरा तरीका समझाएंगे। कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब इवेंट्स कैसे बनाओगे, घटना कैसे बनाओगे, घटना इवेंट्स, तो हमने आपको बताया था कि 2 इवेंट्स होती हैं, दो इवेंट्स। एक के बारे में बताया जाता है, कंडीशनल के पहचानने का यही बढ़िया तरीका होता है कि 2 इवेंट्स होंगी, एक के बारे में बताया जाएगा और जिसके बारे में बताया जाएगा उसको छोड़ करके दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। देखो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो देखो एक इवेंट्स क्या हो गई, ए नंबर ग्रेटर देन 4, इट इज नोन दैट द फर्स्ट थ्रो ऑफ कॉइन रिजल्ट इन टेल। दूसरी क्या हो जाएगी, फर्स्ट थ्रो ऑफ कॉइन इन टेल। देखो लिखोगे फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट मतलब पहली बार में, फर्स्ट थ्रो ऑफ कॉइन रिजल्ट इन टेल। इसको गौर से देखिएगा। तो बताओ ए में क्या आएगा, ए नंबर ग्रेटर देन 4। देखो ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी नंबर ये है। 4 से बड़ी नंबर कौन सी है, 4 से बड़ी नंबर इसमें है और इसमें है, T5 T6 आएगा, T5 T6। बी वाले में देखिएगा, फर्स्ट थ्रो ऑफ कॉइन रिजल्ट इन टेल, पहली बार में टेल, तो ये हो जाएगा T1 T2 T3 T4, पहली बार में टेल होना चाहिए, T4 T5 और T6, पहली बार में टेल। देखो पहली बार में टेल होना चाहिए, पहली बार में टी होना चाहिए। ये क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पर दूसरी बार में टेल है। फर्स्ट थ्रो मतलब पहली थ्रो पर, पहली बार फेंकने पर किसको, सिक्के को पहली बार के फेंकने पर रिजल्ट क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। तो पहली बार में टेल, यहाँ पर दूसरी बार में टेल है। अब देखिए, अब इनका इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन कितना आएगा, यही दोनों आएंगे, यही T5 T6 ये है। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई, देखिए प्रोबेबिलिटी ए की पूछी गई है और बी गिवन है। आपको बता चुके प्रीवियस वीडियो में कैसे लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई और बी नोन है, बी गिवन है। तो ऐसे ही लिखेंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने रिजल्ट है, 2। ए इंटरसेक्शन बी में 2 रिजल्ट है, टोटल कितने रिजल्ट है, 8। टोटल कितने रिजल्ट है, 8, 2/8। बी की प्रोबेबिलिटी, बी में कितने रिजल्ट है, 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट है, टोटल 8 है। 8 से 8 कैंसिल, 2/6 मीन्स 1/3, ये आ गया। अब देखिए, अब इसका दूसरा मेथड देखिए। अगर ये इक्वली लाइकली लिखा है तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर इक्वली लाइकली ना लिखा होता, तो सेकंड मेथड लगेगा। अब सेकंड मेथड कौन सा लगेगा, देखिएगा सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझ लो, सुन लो, बिल्कुल दिमाग में बसा लो। ये जीवन के साथ भी रहना चाहिए, जीवन के बाद भी, मतलब मरते दम तक आपको नहीं भूलना, मरने के बाद भी नहीं भूलना। अगर इक्वली लाइकली ना लिखा होता तो फर्स्ट वाला तरीका ना लगता, तब दूसरा तरीका लगता। दूसरा कौन सा लगता, देखिए तब कैसे लगता। अगर इक्वली आंसर तो 1/3 आया था, अब भी 1/3 आएगा। अगर ये इक्वली लाइकली ना लिखा होता तो ऐसे लगता, देखिए तब फिर इसकी प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी गौर से देखिएगा, इक्वली लाइकली ना लिखा होने पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सेवेंथ वाला सॉरी, इसमें इक्वली लाइकली नहीं लिखा है और ये NCERT क्वेश्चन है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इक्वली लाइकली नहीं लिखा है तो फर्स्ट वाला मेथड नहीं लगेगा। देखिए जो भी पहला वाला मेथड बताया वो केवल तभी लग सकता है जब इक्वली लाइकली हिंदी में समसंभावी लिखा हो, इक्वली लाइकली हिंदी में समसंभावी लिखा हो, इक्वली लाइकली हिंदी में समसंभावी लिखा है। अगर ऐसा नहीं लिखा तो फिर ये तरीका लगेगा। ये कौन सा लगेगा? देखो आपको निकालना क्या है, गौर से देखिएगा, आपको निकालना है PA/B, तो क्या आएगा A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी अपान B की प्रोबेबिलिटी। अब ये दूसरा तरीका लगेगा। देखिए A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी अब कैसे निकाली जाएगी? ये कब होता? जब ये इक्वली लाइकली नहीं लिखा होता। दूसरा वाला भी बताएंगे, ये भी बताएंगे। इक्वली लाइकली अगर ये ना लिखा होता तो फिर यही तरीका लगेगा। देखिए अगर इक्वली लाइकली लिखा है, समसंभावी लिखा है, तो आप पहला मेथड भी लगा सकते हैं जो अभी बताया गया था। ये जो दूसरा मेथड बताने जा रहे ये भी लगा सकते हैं। फिर से सुन लो, नोट कर लो। अगर इक्वली लाइकली लिखा है, इक्वली लाइकली लिखा है तो आप ये पहला वाला मेथड जो अभी हो चुका वो भी लगा सकते हो, और ये दूसरा जो बताने जा रहे ये भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर इक्वली लाइकली नहीं लिखा है, इक्वली लाइकली नहीं लिखा है, इक्वली लाइकली समसंभावी नहीं लिखा है, तो यही सेकंड मेथड लगेगा, यही सेकंड मेथड लगेगा, यही सेकंड मेथड। कैसे लगेगा? देखिए A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी फिर कैसे निकालोगे? पहले T की प्रोबेबिलिटी, मतलब A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा? T5, तो T की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। T की प्रोबेबिलिटी 1/2। आपको जो T की प्रोबेबिलिटी टेल आना, सिक्के में टेल आना कितना होगा? 1/2 ही तो होगा। T5 मतलब टेल आए और 5 आए। T की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये कब लगाओगे तरीका? ये तरीका कब लगेगा? जब इक्वली लाइकली ना लिखा हो, जब इक्वली लाइकली ना लिखा हो, जब समसंभावी ना लिखा हो, तो यही तरीका लगेगा। देखिए कैसे A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी, तो A इंटरसेक्शन B में T की प्रोबेबिलिटी 1/2। T क्या है? टेल, और टेल की प्रोबेबिलिटी सिक्के में कितनी होती? 1/2। अब इस 5 की प्रोबेबिलिटी, इस 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6। 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 कैसे हुई? 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 कैसे हुई? 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 कैसे हुई? किसी भी पासे में 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होती है। या फिर T6 होगा, प्लस लगाएंगे प्लस, फिर T की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6। 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। 6 की प्रोबेबिलिटी, किसी भी पासे में 6 डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। अब ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 1/12, और ये भी हो जाएगा 1/12, मीन्स कितना हो जाएगा? 2/12। अब देखो ये आ गया 2/12। B की प्रोबेबिलिटी निकालो, B की प्रोबेबिलिटी। ये तरीका कब लगेगा? ये तरीका कब लगेगा? जब इक्वली लाइकली नहीं लिखा होगा, जब इक्वली लाइकली नहीं लिखा होगा, इक्वली लाइकली नहीं लिखा होगा, इक्वली लाइकली नहीं लिखा होगा, समसंभावी नहीं लिखा होगा, तब यही तरीका लगाना पड़ेगा, तब यही तरीका लगाना पड़ेगा। जैसे 7th नंबर क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, 7th नंबर NCERT क्वेश्चन है, लेकिन इक्वली लाइकली नहीं लिखा है तो यही तरीका लगेगा। और अगर इक्वली लाइकली लिखा है तो अभी जो बताया वो भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। लेकिन अगर इक्वली लाइकली नहीं लिखा है, इक्वली लाइकली नहीं लिखा है, इक्वली लाइकली नहीं लिखा तो यही तरीका लगेगा। अब B की निकालो। देखो B में कैसे निकालोगे? इस T की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, प्लस इस T की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, प्लस इस T की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6, प्लस इस T की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6, प्लस T की प्रोबेबिलिटी 1/2, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6, T की प्रोबेबिलिटी 1/2, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6। इसका कैलकुलेशन करिए ज़रा। ये हो जाएगा 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, तो हो जाएगा 6/12, 6/12। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। देखो कैसे? A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/12 है, और B की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/12 है। ये कैंसिल, 2 से कैंसिल 3, तो आंसर कितना आ गया बताओ? 1/3। अभी देखिए इसके पहले जो बताया था उसमें भी 1/3 आया था। तो ये दोनों तरीके आप लगा सकते हैं, दोनों तरीके लगा सकते हैं। कब? जब इक्वली लाइकली है, जब इक्वली लाइकली। और अगर इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है, तो फिर यही तरीका लगेगा। अब देखिए
अब जो 7th नंबर है ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। 7th नंबर है जो एनसीईआरटी, इक्वली लाइकली की हिंदी में समसंभावी बोलते हैं। 7th नंबर है एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसमें इक्वली लाइकली ये नहीं है, तो यही तरीका लगेगा यही। अगर ये इक्वली लाइकली है तो पहला मेथड भी लगा सकते हो, ये दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। पहला मेथड लगा सकते हो और दूसरा मेथड लगा सकते हो, लेकिन अगर इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं तो केवल यही दूसरा वाला मेथड लगेगा, केवल यही दूसरा वाला मेथड लगेगा, केवल दूसरा वाला मेथड लगेगा। देखिए तो उसमें भी रिजल्ट तो यही बनेंगे। अब 7th वाला बता रहे हैं, 7th वाले में केवल यही सेकंड वाला कहा गया है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कहाँ गया, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 में यही आएगा, नंबर ग्रेटर देन, गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट 1 टेल का मतलब क्या हुआ, एक टेल हो या एक से ज़्यादा टेल हो, एक टेल या एक से ज़्यादा टेल। तो यहाँ पर एक चीज़ बढ़ जाएगी, एक टेल एक टेल एक टेल एक टेल एक टेल एक टेल, और ये भी तो है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, ये चीज़ और बढ़ जाएगी, केवल ये चीज़ और बढ़ जाएगी, 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 HT और बढ़ जाएगा। एक टेल, एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल का मतलब कम से कम एक टेल, और कम से कम में जितना लिखा होता है आपको बताया, एट लीस्ट में जितना लिखा होता है उतना लेते हैं तो उससे ज़्यादा लेते हैं। एट लीस्ट में जितना लिखा होता है उतना लेते हैं तो उससे ज़्यादा लेते हैं। ज़्यादा कहाँ तक लेते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो, ज़्यादा कहाँ तक लेते हैं, जहाँ तक संभव हो। तो एट लीस्ट 1 टेल का मतलब एक टेल या एक से ज़्यादा टेल। तो एक टेल बस के लिए छूट रहा था क्योंकि इसमें भी एक टेल है, एक टेल या एक से ज़्यादा टेल। तो एक से ज़्यादा टेल नहीं है, 1 से मोर टेल नहीं है, 1 से ग्रेटर टेल नहीं है। तो ये अब ऐसे ही लगेगा। तो इसमें क्या होगा देखो, और ये चीज़ तो सही है, ग्रेटर देन 4 यही आएगा। बस केवल एक चीज़ और हो जाएगी, ये हो गया, ये हो गया, ये बढ़ 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 गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर और प्लस हो जाएगी। ये चीज़ बढ़ गई है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इनकी देखो, इसकी ये है, 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 इसकी ये है। और इसको अगर उस मेथड से लगाओ, अभी बताएंगे वो गलत मेथड है। देखिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, HT की, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो H की प्रोबेबिलिटी 1/2, T की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, T आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब देखिएगा जरा, अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बदल गया, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बदल गया, इसका थोड़ा सा ये देखो, ये 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6/12 और प्लस 1/4। देखो इसके पहले वाले में केवल यहाँ तक था, यहाँ तक था, यहाँ तक था, क्योंकि इसमें एक टेल और बढ़ गया, एक टेल या एक से ज़्यादा टेल, तो ये भी लेना पड़ेगा। तो ये 6/12 हुआ, ये 1/4, इसका H का 1/2 और T का भी 1/2। इसको सॉल्व कर दो जरा, LCM 12 लेके, 12 LCM ले तो 6 + 3 यह आएगा 9/12, बस 9/12। तो यहाँ पर हो जाएगा, B में हो जाएगा 9/12, B में कितना हो जाएगा 9/12। देखो A इंटरसेक्शन B में तो यही आएगा 2/12, इंटरसेक्शन B में 2/12, लेकिन B में कितना आएगा, इसमें B की प्रोबेबिलिटी 9/12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2/9। अब अगर कुछ लोगों ने इसको पहले स्क्रीनशॉट लो, इसका गलत भी बता दें कि गलत कैसे लगेगा, ये आपको तो गलत भी पढ़ाया जाएगा। हाँ बता देते हैं, ये गलत, ये पहले जो मेथड था उस मेथड से क्यों नहीं लगेगा, पहले वाले मेथड से क्यों नहीं लगेगा, पहले वाले मेथड से क्यों नहीं लगेगा। अगर कुछ लोगों ने इसको पहले वाले मेथड से लगाया, अगर कुछ लोगों ने इसको पहले वाले मेथड से लगाया तो इसका आंसर 2/7 आएगा, जो कि गलत है। पहला वाला मेथड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये इक्वली लाइकली नहीं लिखा है। इक्वली लाइकली लिखा होता तो पहले वाले मेथड भी लग जाता। अगर पहले वाले मेथड से किसी ने लगाया तो ऐसे आएगा, देखो अगर पहले वाले मेथड से लगाओगे तो आंसर 2/9 ना कि 2/7 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। कैसे देखो, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पहला वाला मेथड अगर लगा दे। A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट हैं, A इंटरसेक्शन B में 2 है, टोटल 8 है, तो 2/8। और B में 7 है, B में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और टोटल 8 है। टोटल कितने 8, ये कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा 2/7, जो कि बिल्कुल गलत है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले क्यों गलत है,
कब सही होगा 2/7 कब सही होगा, जब इक्वली लाइकली यहाँ भी लिखा होता, जब इक्वली लाइकली यहाँ भी लिखा होता। मैंने बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है और बहुत ढंग से पढ़ाया। अगर आपको अब भी लगा हो कि मैंने आपके लिए वाकई मेहनत की तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। आने वाले समय में आपको हर चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे और कंपटीशन के जरूर मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी लेकर के आएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट की स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता, बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।